सलामुअलैकुम। आराम से। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक हैं? आज का हमारा एफएलपी है, तो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह कुछ टाइम के साथ ही बेटा 36 क्वेश्चन है हमारे। और इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है, और गौर से समझिएगा, बल्कि दुआ करिएगा कि एमडीकैट मजीद आगे ना हो। आज कुछ मीटिंग भी थी, लेट्स सी क्या बनता है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन एक्चुअली मतलब और मकसद ये है कि जल्द अज जल्द हो तो ही बेहतर है बच्चों के लिए। इस तरह बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 1। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, हमारे पास ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा? अब सिंपल सी बात, ये हमारी बुक का एक न्यूमेरिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 1 एक न्यूमेरिकल भी है, और उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व इस रिलेशन से किया गया था कि जिसमें हमारे पास ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास कॉस थीटा। आज इस डिस्कशन में ये जरूर बताएंगे कि हमारे पास कैसे हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे और किस तरह हम इनको समझें। अब देखिए, एज द लाइन इज रिटन स्ट्रिक्टली, कंडीशन कंडीशन क्या थी? ए हमारे पास प्लस बी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ए के। और विथ हमारे पास ये ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या आएगा? इफ फोर्सेस, मैं अगर बी को कर दूं -1 के इक्वल, सो रिजल्टेंट तो हमारे पास जीरो आएगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगा। ये क्लासिफिकेट किस में होगा? 120 डिग्री में क्लासिफिकेट होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू equal vector has same magnitude of each vector, then the angle between
using the standard version given 120 डिग्री, 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे प्लग भी करके हम लोग इसको देख सकते हैं, और वैसे भी डायरेक्ट भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन 120 डिग्री होगा। अब बाकी हमारे पास आंसर देखें, बाकी 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारे पास, 45 डिग्री में कॉज हमारे पास 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा? 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। ठीक है, अब जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, कॉल है। 45 डिग्री हमारे पास या इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब विच डज नॉट सेटिस्फाई, कॉज हमारे पास किसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती? कॉस थीटा -1/2 जो कि 120 डिग्री, इसको 45 डिग्री सेटिस्फाई नहीं कर। मैं अगर 90 डिग्री की बात करूं तो कॉस 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 0 के। ये भी सेटिस्फाई इस बात को नहीं कर सकता। और मैं अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास cos 135 को अगर कंसीडर कर लूं तो ये भी अपने माइंड में प्लग कीजिएगा। 135 डिग्री ये किसके इक्वल आएगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू √2/2 के इक्वल, या 1/√2। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी, -1/2, और -1/2 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखना है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि वाज़ेह हो। इफ द स्केलर प्रोडक्ट of two non-zero vector is equal to the magnitude of their vector product, then angle given हमारे पास हमारे पास कितना होगा? सबसे पहले हमारे पास कहता है वेक्टर मैग्नीट्यूड। सपोज कर ले दो वेक्टर हैं, ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, और इसका स्केलर प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास ए डॉट बी, और क्या आ जाएगा? कॉस हमारे पास थीटा, कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ये डॉट प्रोडक्ट का, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ आ जाएगा हमारे पास साइन हमारे पास थीटा। अब सपोज करिए इसको हम लोग इधर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा माय डियर? ए बी कॉस हमारे पास थीटा, और ये आ जाएगा ए बी, हम लोग देख लेते हैं, ए बी साइन हमारे पास थीटा आएगा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, और इसमें ये ए बी साइन हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब यहां पे हमारे पास देखें कि किसके इक्वल आएगा, कि यहाँ पे नॉन जीरो है, ये ए बी जो सा है नॉन जीरो है हमारे पास। मैग्नीट्यूड मैं ये फिक्रा लिखता हूं ताकि आप लोगों के लिए नॉन हमारे पास
जीरो है। कौन? ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास और बी का मैग्नीट्यूड। फिर अब देखें हमारे पास 0 डिग्री पे हम लोग देखें इसको, अगर आप लोग देख लें कि हमारे पास ए बी से ए बी कैंसल, कॉस साइन ओवर कॉस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट थीटा के। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। और ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब 45 डिग्री एक प्रिंसिपल रेंज हमारे पास देगा। और यहाँ पे पहला पॉइंट, जीरो पे क्यों नहीं है? और जीरो पे ना इसलिए नहीं है, ये जीरो की रीजन भी बता देते हैं जीरो पे क्यों नहीं है। क्योंकि कॉस 0 डिग्री हमारे पास 1 है, और जबकि साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 है। ठीक है, तो 1 इस केस में 1 डज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर 90 डिग्री में देखा तो 90 डिग्री में इसका उल्ट हो जाएगा। 180 डिग्री में कॉस की वैल्यू -1 है और साइन की वैल्यू 0 है, तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो 45 डिग्री में कॉस 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये कब मुमकिन है? जब एंगल 45 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू। अरे भाई रूल है, ये देखें, ये दो वेक्टर है। ए वेक्टर हमारे पास सपोज कर लिया, ये ए वेक्टर है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब ये ए और बी हमारे पास क्या बन गए? यहाँ पे प्लेन बन गए, ये प्लेन बन गया। अब फर्स्ट वेक्टर को रोटेट किया सेकंड की तरफ हमारे पास, ठीक है। तो जो इरेक्ट हमारे पास थंब होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी चार्ली ऑप्शन जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, it is perpendicular to either plane that contain A and B. So both हमारे पास statement like perpendicular both vector A and B individual and perpendicular to plane A and B, ये इक्विवेलेंट होंगे। और हमारी टेक्स्ट बुक में भी यही बात गिवन है। अच्छा, तो पहली बात हमारे पास ये ए वाले ऑप्शन की तरफ आए। ए वाला ऑप्शन कहता है ओनली ए, ओनली वेक्टर ए, आर वेक्टर बी, दोनों वेक्टर, मैं दोनों को ले। अब ए क्रॉस बी ये फॉल्स इसलिए है, ये परपेंडिकुलर टू बोथ है, नॉट ओनली वन ऑफ देम, एक के ऊपर नहीं है, परपेंडिकुलर इन दोनों का। तो बोथ हमारे पास ये डेल्टा की तरफ अगर आए, डेल्टा क्यों गलत है? डेल्टा क्यों गलत है? तो डेल्टा बोथ ए एंड बी इंडिविजुअली इज ट्रू मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ट्रू है। बट मैनी टेस्ट प्रेफर, जो हमारे पास जियोमेट्रिक स्टेटमेंट है, रूल ऑफ राइट हैंड है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता। अलबत्ता मैथमेटिकली ये बात करेक्ट है। अब मैथमेटिकली और फिजिकली बात में डिफरेंस क्या आ जाता है?
मैथ में तो वैसे दो वेक्टर के दरमियान एंगल 180 डिग्री तक, मैथ में तो 270 तक होते 360 तक होते हैं। तो इस वजह से दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री तक ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, इट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, द टोटल डिस्टेंस हमारे पास। अरे भाई, सपोज कर ले 3 मीटर इधर आ गया और 4 मीटर इधर चला गया, 3 मीटर और 4 मीटर है, टोटल डिस्टेंस तो हो गया हमारे पास 7। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लें तो ये तो 5 आएगा ही आएगा। तो हमारे पास 7 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल होता क्या है, टोटल पाथ लेंथ हमारे पास, टोटल हमारे पास पाथ लेंथ के इक्वल होती है। और टोटल पाथ लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आएगी? तवज्जो भाई, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों को 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, हमारे पास ये 7 के इक्वल आएगा। तो इसी का मैग्नीट्यूड ले लें तो डिस्प्लेसमेंट 5। याद रखें, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है और कभी जीरो नहीं हो सकता। 5 मीटर और 12 मीटर कभी भी नहीं हो सकते। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड को हम ऐसे कर सकते हैं, पाथ फुली स्पेसिफाइड है 3 और 4 मीटर, सो वी कैन डिटरमिन हमारे पास 7 मीटर। डिटरमेंट हो रहा है, ये वैसे ही रॉन्ग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बड़े तवज्जो से समझते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं आज की सारी बातों में। सबसे पहले कहता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के हवाले से। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमें पता है कि स्लोप जोन सी है। मैं यहाँ पे चंद ऑप्शन पढ़ लूं। एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आंसर तो गिवन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। लेकिन मैं एक पॉइंट्स आप लोगों को इधर बता जाऊं। जो हमारे पास पहला पॉइंट है कि स्लोप हमारे पास, स्लोप किसके दरमियान, डेल्टा एक्स और हमारे पास डेल्टा टी के दरमियान। ये हमें डेरिवेटिव भी ले लें तो ये हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के मुतालिक, वेलोसिटी के मुतालिक बताए। ऑप्शन ए, एक्सेलेरेशन स्लोप जोन सी होती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जोन सी है हमारे पास, वो एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगी, ये स्लोप आ जाएगी। ऑप्शन हमारे पास बीटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा इक्वल होती है, जैसे मैंने अभी पढ़ा, वो टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास डिस्टेंस ओवर टोटल हमारे पास टाइम के कोरिस्पेक्ट आएगी। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, नॉट इंस्टेंटेनियस स्लोप, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप नहीं मिलेगी। ऑप्शन डेल्टा में डिस्टेंस कह रहा है तो डिस्टेंस हमारे पास एरिया अंडर, ये एरिया हमारे पास, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर हमारे पास ग्राफ कौन सा आएगा, बी और टी के दरमियान ग्राफ का एरिया हमें टोटल डिस्टेंस देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ मूव करते हैं और तवज्जो से समझते भी हैं कहता क्या है और करना क्या है हम लोगों ने।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आकार एक्सल रेट हमारे पास, कार एक्सेलरेट हो रही है फ्रॉम रेस्ट टू रेट अल्फा, ठीक है, रेट अल्फा, देन डीसेलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट बीटा यूनिट until it come to rest. The total time journey, the maximum speed is, लेट हम यहां पे भी आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। एक बात पहले डाटा अपने जहन में रखिएगा प्लीज। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम रीच आफ्टर टी टाइम, रीच हमारे पास, रीच हमारे पास आफ्टर हमारे पास टाइम टी की वन विद एक्सेलरेट। सो वेलोसिटी मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, ये होगी, गिवन है भाई, अल्फा टी वन के। देन हमारे पास इट डीसलरेट बाय बीटा रेट एट टाइम टी, यानी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम मैं दूसरे के लिए ले लेता हूं, वो किसके इक्वल हुई, बीटा हमारे पास थी, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमें रिक्वायर्ड है बेटा टोटल टाइम, टोटल हमारे पास टाइम। अब टोटल टाइम, टाइम वन प्लस टाइम हमारे पास, टाइम वन की बात कर लें इधर से तो ये आ जाएगा, मैं इसी को ही लिख लेता हूं, वेलोसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड अल्फा प्लस वेलोसिटी मैक्सिमम हमारे पास डिवाइडेड। अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास ले लेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम और इसके दरमियान रेशो क्या आएगी उसके मुतालिक हम लोग बहस कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फा और बीटा, मीन अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसर, पहले के साथ आ गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हमारे पास दोनों के साथ आ गया, और इसके साथ आ जाएगा अंकल बीटा, और इसके साथ आ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम हमारे पास और अंकल अल्फा। अब की बार ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लें, वेलोसिटी मैक्सिमम किसके इक्वल, ऊपर आ गई अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा अल्फा बीटा। सो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बन रहा है अल्फा, हमारे पास बेस्ट इसका ऑप्शन है। मैथमेटिकली देखा तो ये बाकी सारे ही इससे कोरिलेट नहीं कर रहे, बस एक ही ऑप्शन कोरिलेट कर रहा है, तो बाकी सारे के सारे डायमेंशनली इनकॉरेक्ट हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक तो एफएलपी और आप लोग लेट भी आते हैं, इसका भी शुक्रिया आप लोगों का, आ तो जाते हैं। इफ द क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्टाइल मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, ओनली इन वर्टिकली हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा, और मोशन के दरमियान हमारे पास ऑप्शन नंबर अल्फा, पहले अल्फा की बात तो कहता है ओनली इन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो जाएगा, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन
बीटा कदरे बेहतर लग रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, चार्ली को देख लेते हैं। कहते हैं बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये नॉन जीरो एक्सेलेरेशन इन बोथ डायरेक्शन, रॉन्ग विदाउट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के बगैर ये बात रॉन्ग है चार्ली। इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज, magnitude constant but direction change, magnitude of acceleration g हमारे पास है, and its direction does not change, always downward होती है, always downward होती है, लिहाजा डेल्टा भी गलत हुआ, लिहाजा डेल्टा भी गलत। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर निग्लेक्टेबल एयर रेजिस्टेंस द ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड कांस्टेंट जी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, दस द नॉन जीरो एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट वर्टिकली होगा। तो हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन। Next question, question number 8. For a projectile launched from a ground level, the range will be same. रेंज सेम के लिए हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल को देखना है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? जिन एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आए, रेंज बराबर 25 और 65 90 डिग्री, रेंज बराबर 30 और 60 90 डिग्री, रेंज बराबर। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कंप्लीमेंट्री पेयर है 15 और 75, 25 और 65, 30 और 60 कंप्लीमेंट्री है, रेंज सेम आएगी, ऑल ऑफ दी ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मेरे बेटा आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, always applied in two different body। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर बनता है तो वो है बीटा, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट ऑप्शन की रीजन क्या बन जाएगी? फोर्स हमारे पास एग्जर्ट, मैं वही बात कर देता हूं आपके कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल टू वन टू वन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वन टू हमारे पास। तो अब ये बात हमें बता रही है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन है ऑन डिफरेंट बॉडी। व्हाई रॉन्ग अदर? पहला वाला ऑप्शन कहता है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इम्पॉसिबल, दे वुड बी कैंसल द बॉडी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अब बट न्यूटन लॉ पेयर आर ऑन डिफरेंट बॉडी, चार्ली को क्यों गलत है? आर ऑलवेज इक्वल बट मे बी मे नॉट बी ऑपोजिट। भाई भाई पेयर इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, कहता है कैन कैंसल ईच अदर आउट एज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और भाई दे कैन नॉट कैंसल, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, कभी कैंसल नहीं हो। कैंसलेशन रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द सेम बॉडी, कैंसलेशन सेम बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास चार्ली, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। कहता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो भाई वेलोसिटी ओवर टाइम हो, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमारे पास इसी में भी अगर अप्लाई कर दे, एफ इज इक्वल टू एम ए नीचे आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम और एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। इम्पल्स सिर्फ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, नॉट द रेट के।
काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल है, अनरिलेटेड है, टाइम डेरिवेशन है ही नहीं है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, डिफरेंट यूनिट है, लिहाजा पॉसिबल ही नहीं। 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इन परफेक्टली हमारे पास इलास्टिक collision, one dimension, head on collision, which not conserve। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी, अच्छा कैसे सर, किस तरह? Perfectly elastic collision kinetic energy and momentum of the system conserve. However, the individual velocity of the colliding body, generally special case हमारे पास, they are not conserved, only special case में identical mass हैं और initially at rest में हो और वो ट्रेवल नो कोलिजन करें, फिर वेलोसिटी रिमेन अनचेंज है, ये आइडियली कंडीशन है। अदरवाइज हमारे पास वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एक डेफिनेशन है, इलास्टिक कोलिजन पहले वाला, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन कंजर्व रहती है। दूसरी हमारे पास मोमेंटम बीटा, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व ऑलवेज फॉर आइसोलेट सिस्टम, ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोलेट, आइसोलेटेड हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व। तो डेल्टा ऑल आर कंजर्व गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल वेलोसिटी नीडेड नॉट बी कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, तो या बोथ ही है। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क जीरो हो सकता है, एंगल 90 डिग्री हो तो जीरो हो सकता है। तो फिर ये देखें डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। वर्क का फॉर्मूला पता है, एफ डॉट डी हमारे पास होता है, और एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क जीरो, अगर एंगल 90 डिग्री है तब भी जीरो। तो सर चार्ली ऑप्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव वर्क हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव वर्क जो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 300, द परसेंटेज इंक्रीज कितनी? 100 टाइम। कैसे? ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट लिखवाया भी हुआ है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड हमारे पास 100 और पावर आ गई 1/2 -1 मल्टीप्लाई 100। अब प्लस इंक्रीज के लिए माइनस, ये आ गया 100 प्लस हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है? 300 डिवाइडेड हमारे पास 100 और पावर आ गई मेरे बच्चों 1/4 टू -1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे ये आ गया 400 डिवाइडेड 100, हमारे पास दो सिफर दो से कैंसल, 1/2 -1 मल्टीप्लाई 100, इट मीन ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 -1 मल्टीप्लाई 100%। और ये कितना, 2 से 2 कैंसल, 2 -1 मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 -1 1 मल्टीप्लाई 100%, और ये कितना आ जाएगा 100
परसेंट हमारे पास आ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इसका 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिपेंड ऑन द चूजन रेफरेंस सी चार्ली, डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट, यानी इसका ऑप्शन होगा हमारे पास, मैं दोबारा क्योंकि डबल माइंड ना बनिएगा, चार्ली इसका बेस्ट ऑप्शन होगा जी। कैसे? क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ डिपेंड ऑन द रेफरेंस लेवल वेयर इज मायर, यू मे चूज एट ग्राउंड, एट इंफिनिटी, एट एनीवेयर, द न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज अकॉर्डिंगली। लेकिन सर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकता, गलत है। कैन बी नेगेटिव इफ रेफरेंस इज चोजन अबव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजिंग विच इज नेगेटिव इफ जीरो एट इंफिनिटी। सर बीटा नहीं ठीक हो सकता, मैंने कहा कि डिपेंड अपॉन रेफरेंस। सर डेल्टा इज जीरो एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे गलत है, अनलेस यू स्पेसिफिकली चूज एट रेफरेंस। आपको रेफरेंस चूज करना पड़ेगा फिर ही मुमकिन है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द पावर कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर प्रोडक्ट। पावर हमारे पास किसको कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर, डॉट डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा बनेगा। जी पहले वाला क्या है? पहले वाले को भी जरा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास वर्क है। सर जी ये मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, ये डेफिनेशन ऑफ पावर के इक्वल है ही नहीं है। मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये हमारे पास पावर। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम हमारे पास पावर आती है वर्क ओवर टाइम, लेकिन अ रेशो नॉट अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नहीं है ये। पावर की डेफिनेशन जरूर है, पावर की डेफिनेशन तो है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट नहीं है। उसने क्वेश्चन में कहा है द डॉट प्रोडक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। बेस्ट ऑप्शन इसका अल्फा होगा। अब अल्फा कैसे? 2 पॉइंट है, रोटेटिंग अ डिस्क आर है एंड 2 आर रेशो ऑफ एंगुलर। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और कुछ और भी सीखना है कि जब आर रिजड हमारे पास, आर रिजड हमारे पास रोटेटिंग बॉडी, रोटेट हमारे पास बॉडी, रोटेट बॉडी हैज सेम, पहली बात है सेम, इसकी रीजन सेम हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी लिखना था, वेलोसिटी लिखा गया, इसको माजरत, वेलोसिटी फॉर ऑल पॉइंट। लीनियर यानी टेंजेंशियल स्पीड डिफरेंट हो सकती है। सो टेंजेंशियल स्पीड आर इन रेशियो ऑफ आर एंड टू आर, बट एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी। इसका मतलब ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इसके इक्वल ओमेगा ओवर ओमेगा। हमारे पास ओमेगा ओवर ओमेगा कैंसल, 1 रेशो 1 दैट इज इक्वल टू 1।
यानी टेंजेंट में यहां पे और भी बात कर दी कि टेंजेंशनल 1 2 हो सकती है, लेकिन हमारे पास एंगुलर स्पीड सेम ही रहे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। अरे भाई स्पीड, और मेरी बात तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से सुनिए आप लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क जीरो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारे पास जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट टुवर्ड द मीन पोजीशन, सेंटीपिटल फोर्स कांस्टेंट टुवर्ड मीन पोजीशन, लेकिन वेलोसिटी वेरी करेगी, एक्सेलरेशन टेंजेंशनल वेरी करेगा, मोमेंटम लीनियरली वेरी करेगा, चेंज होता जाएगा, डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पे, लेकिन वेलोसिटी और टेंजेंशनल वेलोसिटी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि हमारे पास उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री, एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री, वेलोसिटी और सेंटीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री। ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास question number 18 है, a sphere is dropped into a viscous fluid. Its acceleration from the moment it's dropped until it reach terminal velocity. The best describe decrease from g to 0. चार्ली कैसे ही हो गया चार्ली, बाकी गलत क्यों? देखो यार, पहली बात है कि इनिशियली एक्सेलरेशन जस्ट ग्रेविटी ऑफ नेग्लेक्टिबल ड्रैग, स्पीड इंक्रीज करती है, विस्कस ड्रैग जो सी है वो ग्रो कर देती है, नेट फोर्स डिक्रीज कर देती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाती है। पहला सर जो कांस्टेंट एंड इक्वल टू जी है, ये हमारे पास क्यों गलत? ओनली एट वेरी स्टार्ट, ये वाला एट वेरी स्टार्ट में मुमकिन, मैं ये लिखने लगा हूं वेरी, ताकि आप लोगों को बाकी भी बात समझ लगे। ये वेरी स्टार्ट पे कांस्टेंट बट लेस देन जी, रोंग, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट हमारे पास कांस्टेंट, इट चेंज कंटिन्यूस। सर डेल्टा, डेल्टा रीजन ऑपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपन, ऑपोजिट होती है, इंक्रीज नहीं करती, इससे बिल्कुल ऑपोजिट, डिक्रीज करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। According to equation of continuity AB constant, the cross section area of a pipe double its flow speed हमारे पास हाफ हो जाए। कैसे? ए का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और हमें पता है जब एरिया ज्यादा होगा स्पीड भी कम हो जाएगी, और एरिया कम होगा स्पीड ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बर्नौली फंडामेंटल स्टेट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस बैलेंस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट। तो हम लोग पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ, ये फोर्स और एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करेगा, बर्नौली को तो नहीं करेगा। मैस कंजर्वेशन सर ये क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में करेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन ये फ्लूइड डायनामिक्स में मोमेंटम जो सा अप्लाइज इन फ्लूइड डायनामिक, बट बर्नौली इक्वेशन इज अ एनर्जी बेस्ड, ये एनर्जी बेस्ड है, मोमेंटम नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। द वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है फॉर द वेव ऑफ कांस्टेंट स्पीड। अरे भाई करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन बीटा हमारे पास आ जी कैसे। ओ भाई बी इज इक्वल टू सिंपल उसने ही तो बोल दिया एफ लैम्डा है, तो इसमें फ्री ये हम लोग देखें तो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी ओवर लैम्डा। तो ये तो सिंपल सी बात बन गई, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। ऑप्शन ए कहता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉल्स, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। चार्ली को देखा, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ट्रू इन जनरल बट नॉट हमारे पास दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए मुमकिन है। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ये दोनों एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। एम्पलीट्यूड जो सा है ये भी याद रख लें, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है वेवलेंथ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कोई हमारे पास बात इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान, लैपलेस करेक्शन न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड बाय कंसीडरिंग दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन वाला आइसोथर्मल की बेस पे था। ऑप्शन ए और डी जो सा है इसमें, ए और डी आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो गलत है, दोनों ही सेम है। न्यूटन के लिए तो ठीक है, ओरिजिनल है। आइसोबैरिक एप्लीकेबल ही नहीं है साउंड वेव कंप्रेशन के लिए, बैरिक साउंड वेव प्रेशर के लिए एग्जिस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, a node is in a stationary wave is a point where the displacement is always zero। बीटा इसका ऑप्शन होगा सर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होता, ये एंटी नोड में पॉसिबल हो सकता है, ये ऑप्शन अल्फा एंटी नोड में तो पॉसिबल हो सकता है, नोड के लिए। सर फिर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम नोड के लिए, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन स्पीड ऑफ साउंड स्टैंडिंग वेव है, डिस्प्लेसमेंट नोड कोरिस्पॉन्डिंग द प्रेशर एंटी नोड, यानी प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम। तो सी इज नॉट करेक्ट जनरली डेफिनेशन ऑफ नोड, नोड की डेफिनेशन ही इसको एक्सेप्ट नहीं करता जी। फिर डेल्टा आप देख लेते हैं, प्रैक्टिकली मूव विद मैक्सिमम स्पीड। अरे एंटी नोड है मैक्सिमम पार्टिकल मोशन, नोड नहीं करता, नोड नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन into a diameter onto a diameter of the circle x जो सा है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किसके लिए होगा, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायमीटर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। मतलब हमारे पास इफ पॉइंट मूव इन अ सर्कल विद एंगुलर स्पीड, अगर कोई बॉडी ओमेगा स्पीड से मूव कर रही, तो हमें पता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
इट एक्स प्रोजेक्शन इसकी बेस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो एंगुलर स्पीड के साथ और उसकी प्रोजेक्शन इसके इक्वल आए। तो ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डी रैंडम मोशन, ये पीरियोडिकली साइनोसॉइडल विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रॉन्ग है, ये तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन हीट एडेड अ सिस्टम इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है, ये किस बेस पे होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जीरोथ लॉ, एंट्रोपी और आइडियल गैस डिफरेंट लॉ है, इसके तीनों के लॉ डिफरेंट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर एन आइडियल गैस द डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट Cp minus Cv is equal to आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास आर बीटा के इक्वल होता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर हमारे पास होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज अ पर पार्टिकल कांस्टेंट, नॉट अ मोलर डिफरेंस। ये पर पार्टिकल कांस्टेंट है, मोलर डिफरेंस की। नंबर ऑफ मोल हमारे पास ये n मल्टीप्लाई आर, इसको n मल्टीप्लाई आर के साथ पढ़ सकते हैं, बट डिफरेंस इज आर पर मोल के हिसाब गैमा। ये एक रेशो है Cp ओवर Cv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन intensity due to infinite plane sheet of charge with uniform circle surface charge density sigma is हमारे पास 40, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। हमें वैसे पता है, वैसे क्या पता है कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिला नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। आर वाली कोई बात ही नहीं, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉइंट चार्ज नॉट इन्फिनाइट और जीरो गलत है अनलेस नेट चार्ज इज जीरो। Next है question number 28. Electric potential at a point is defined as work done being a unit positive charge from infinity to that point. To that point हमारे पास बीटा is a correct answer. बीटा हमारे पास डेफिनेशन है, जस्ट लाइक अ डेफिनेशन। ये v किसके इक्वल आएगा? वर्क हमारे पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां तक? आर तक आना होना यूनिट चार्ज के लिहाज से। सर जी ऑप्शन नंबर ए, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, बेटे बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, नॉट पोटेंशियल। सर जी चार्ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ये रॉन्ग है, फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट को ले आएगा यहाँ पे, इस रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर जी डेल्टा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा? ये ग्रेविटेशनल लाइक बट इनकरेक्ट है, फॉर इलेक्ट्रिक करेक्ट है, इज अ पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज नॉट अ मैस। ये मैस होता तो हमारे पास ग्रेविटेशनल लाइक है, ग्रेविटेशनल के को रिस्पेक्ट है, लेकिन मैथ के को रिस्पेक्ट होता तो चार्ज लिखता। क्वेश्चन नंबर, बात का जल्दी जल्दी में हम लोग लगा देते हैं, मैथ पढ़ते ही नहीं है। When a capacitor discharge through a resistor, the current in a circuit, करंट इन आ सर्किट हमारे पास डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। अरे बच्चों, करंट के लिए इक्वेशन होती है, मैं ये लिख देता हूं, आई कहां पे? एट ई, किसके इक्वल? वी नॉट ओवर आर, ई की पावर, ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन होता है।
ये एक्सपोनेंशियली डिके है। अल्फा रिमेन कांस्टेंट, गलत है। बीटा इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, क्योंकि डिस्चार्जिंग का केस है, डिक्रीज होगी। डेल्टा ऑसिलेट ओनली इफ देयर आर इंडक्टर। RLC सीरीज सर्किट में ये पॉसिबल है, नॉट सिंपल RC सीरीज सर्किट में। आर सी आर सिर्फ आर सी सर्किट में पॉसिबल नहीं है, बट अगर RLC सर्किट होता तो ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता। हाँ। Next question, question number 30. The resistivity of metallic conductor generally increase with temperature because amplitude of vibration of positive charge resistance का temperature के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज होते हैं, और लार्ज लैटिस वाइब्रेशन होती है, मोर इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी होती है। जी ऑप्शन अल्फा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होते हैं। सर जी चार्ली ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग स्लोली, नहीं भाई, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फास्टली डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी हमारे पास ये कौन सा है, वैसे ही स्कैटरिंग होती है, प्राइमरी कॉज ही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। The condition for maximum power output internal resistance is equal to external resistance. Internal resistance external resistance के इक्वल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हमारे नहीं हुए। अच्छा 32, a charged particle enter uniform magnetic field perpendicular if the path becomes circular because the magnetic field हमारे पास किस से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास यू एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, और प्रोवाइडेड टू रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। जी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, फोर्स इज परपेंडिकुलर, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकती है, नॉट स्पीड। सर बीटा नहीं हो सकता, नो, इट डज नॉट रिड्यूस स्पीड। सर जी डेल्टा नहीं हो सकता, डज नॉट वर्क, it does not reduce speed, magnetic force does not work, but हम कह लेते हैं कि but that is not why path in circular, the reason is that कि हमारे पास सप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान, लेंसेज लॉ के हवाले से डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे होता है, हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दिस इज इंश्योर्ड दैट इंड्यूस करंट डज नॉट क्रिएट एनर्जी फ्रॉम नथिंग, अदरवाइज इट वुड वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पर चार्ज क्यों नहीं है? Conservation of charge is always true, but not the reason for Lenz's law. सर जी मोमेंटम क्यों नहीं है? रेलेवेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही नहीं है मोमेंट। सर मैथ ये भी अनरिलेटेड ही है लेंजेस लॉ के हवाले। नेक्स्ट है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी कॉइल हैज मोर टर्न देन द सेकेंडरी कॉइल, इट स्टेप डाउन ट्रांसफार्म, प्राइमरी ज्यादा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सर जी ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर जी ऑप्शन सी ये इंक्रीजिंग पावर रॉन्ग है, हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट के इक्वल होती है, हम जब निगलेक्ट करते हैं पावर लॉसेस को। सर जी डेल्टा डिक्रीज करंट, एक्चुअली करंट इज इंक्रीज इन सेकेंडरी when voltage is stopped down। नेक्स्ट है, in AC circuit counting only capacitor the current, AC circuit कैपेसिटर में 35
अरे भाई, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं। चार्ली इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। करंट और लीड पाई/2 का डिफरेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का सवाल, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी है? 10 डेज। टाइम टेकन 75% टू इट्स डीके। तो कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन। 20 दिन। हाफ लाइफ आफ्टर 10 डे हमारे पास, देखिए, बात सुनिए। हाफ लाइफ हमारे पास, पहली बात है, 10 डेज में हम लोग क्या कहते हैं कि कितनी रह जाती है? 50%। और 50% डिके रिमेनिंग है। एंड अदर 10 डे में, अदर हमारे पास 10 डे में, अगर बात करें, अदर 10 डेज की बात करते हैं, तो टोटल हमारे पास 20 दिन हुए। तो हाफ लाइफ रिमेनिंग 50 की कितनी रह जाएगी? 25%। रिमेनिंग कितनी रहेगी? 75%। सो हमारे पास टोटल डिके कितना रह हो गया? 75%। रिमेनिंग रह गए 25%। और सर जी, इसमें अल्फा 10 दिन, 10 दिन में मेरे बच्चों 50% होगी। सर जी 15 दिन। ये बिटवीन होगी 50% एंड 75%। सर जी 20 दिन में कितनी हो जाएगी? हमारे पास, वो मैं बता चुका हूं कि हमारे पास 75% और 25%। डेल्टा 25 डे में कितनी होगी? तो 25 डे वुड लीव लेस देन 25, अबाउट हमारे पास 17.70% हमारे पास हो। होप्स हो बेटा आप लोगों को ये टेस्ट की समझ लगी। बड़ा मजे का टेस्ट था, बहुत अच्छा टेस्ट था। मैंने जितना हो सका इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसी तरह अगर आप रेगुलर रहे तो बहुत सी चीजें गेन कर सकते हैं। तो बाकी कुछ क्वेश्चन करना है तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके करें, नहीं करना चाहते नो इशू। अपना ख्याल रखें। सलाम वालेकुम।